नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि इसने अब सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना की चौथी लहर का डर अब सभी को सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की अगर बात की जाए तो 90% का उछाल इनमें आया है। राजधानी दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों में 501 मरीज मिले और इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। 9 राज्यों के 34 जिलों में रेड जोन में है ये, और 24 घंटों में 2183 नए मामले सामने आए। जबकि बीते दिन की अगर बात की जाए तो 11,050 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 214 की मौत हुई, जबकि 1,985 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना कि ये गंभीर बीमारी जिसके संक्रमण से लग रहा था कि शायद अब हम बच रहे हैं, शायद अब जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हो रही हैं, अब हम नॉर्मल रूटीन में वापस आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर इस बीमारी ने सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में 2183 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात अगर हम सिर्फ दिल्ली की करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.72% है, और यूपी में एक हफ्ते में 141% जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। तो कोरोना ने सभी की टेंशन और परेशानी और चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार ये चौथी लहर कितनी ज्यादा गंभीर होने वाली है, कितनी ज्यादा और परेशानियां बढ़ाएंगी। और बार बार ऐसे में अपील यही की जाती है सभी से कि जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक भी नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। अगर आपने पहली डोज ले ली है कोरोना की और दूसरी डोज अभी तक ली नहीं है तो आपको अपना दूसरा डोज जल्द से जल्द लेना होगा, क्योंकि 24 घंटे में बीते 2183 नए मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है 7.72% है। यूपी में पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो 141% नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है बढ़ते मामलों को देखते हुए। तो दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 501 नए केस मिले हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट 7.72, जैसा कि मैं पहले से बता रही हूं, पहुंच चुका है। 24 घंटे में 6,492 टेस्ट किए गए थे और बावजूद इसके 501 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि रविवार को 517 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस समय कोरोना के 1188 मरीज होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। दिल्ली में अभी कोरोना में जो हॉस्पिटल हैं उनमें 9,735 बेड खाली हैं, जबकि 875 कोविड सेंटर्स हैं, और इसके अलावा कोविड के 136 हेल्थ सेंटर्स भी एक्टिव मोड में हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनमें इजाफा होने लगा है। हर दिन संक्रमित मरीजों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को अहम बैठक की जाएगी, जिनमें कई स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय यानी कि महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सभी की निगाहें इस बैठक पर होंगी कि आखिर क्या फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए की एक महत्वपूर्ण बैठक में स्कूली बच्चों के लिए फेस मास्क के अनिवार्य उपयोग और ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षण के हाइब्रिड मोड पर चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में
दिल्ली आपदा प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। किस तरह के हालात हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं, कितना कंट्रोल में है और किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर अच्युत पांडे साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस वक्त जो स्थिति है कोरोना की, जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और मामलों में 90% का उछाल बताया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे चौथी लहर के रूप में? जी देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये जो बहुत पेक्यूलियर लाइन कही गई है वो बहुत ही सही है। अब हमारे एकदम से उछाल हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में चीजें बढ़ रही हैं, आसपास में चीजें बढ़ रही हैं, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है इस समय कि हम लोग पूरी तरह से मास्क का इस्तेमाल करना, दूरी का इस्तेमाल करना, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस और सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ को धोते रहना, ये 4 चीजें हैं। ये बहुत ऐसी कोई सावधानी नहीं है जो आम आदमी ना कर सके। तो ये बहुत संभव है कि अगर हम लोग इन पर फिर से बहुत इस्तेमाल करने लगेंगे, इसको जारी रखेंगे, तो चौथी लहर को हम रोक सकते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छे से हुआ है, सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, इवन 18 साल के नीचे के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो हम ये पॉसिबल है कि जितना हमारे अंदर इम्यूनिटी है और साथ में ये प्रिकॉशंस हैं, अगर हम लेते रहेंगे तो चौथी लहर रुक सकती है। जैसा तीसरी लहर आ रही थी और ओमिक्रॉन का, लेकिन बहुत हल्का एक मामूली झोंके के साथ हमारे देश ने अच्छे से उसको मैनेज कर लिया। तो बहुत संभव है कि अगर हम लोग इस प्रिकॉशन को यूज करेंगे, इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे और अपना वैक्सीनेशन इंश्योर करेंगे। अब गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया है कि भाई बूस्टर डोज सभी लोग लगवा सकते हैं, 18+ जितने लोग हैं बूस्टर डोज लगवा ले, और साइमल्टेनियस जिनको कि इन 4 चीजों का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन। यानी पांडे साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिन बेसिक रूल्स को हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं पहली वेव के दौरान से, अब जब देश चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है या कहीं की महामारी हमारी तरफ बढ़ रही है, पांव पसार रही है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि शायद मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि जब एक तरफ इस महामारी को हम कहीं पीछे छोड़ने लगे थे, कोरोना के केसेस कम होने लगे थे, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में जहां ये बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर रूप से लोगों को संक्रमित कर रही थी, वहां पर भी मामले कम होने लगे थे, क्या जिस तरह से लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं, उस लापरवाही का ही ये नतीजा है कि एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? डेफिनेट। देखिए, ये वायरसेस अपने उनके जेनेटिक उसमें चेंजेस होता रहता है, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं। और नया वेरिएंट हो सकता है ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा तेजी से फैले, या कम पावरफुल हो और कम तेजी से फैले, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इन सावधानी को कंटिन्यू करेंगे तो ये संभव है कि कोई भी नया वेरिएंट आता है लेकिन वो ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर सकता है, और वो लोकल कुछ पॉकेट में ही जहां से डेवलप हुआ, जहां वेरिएंट डेवलप हुआ, वहीं से वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम इन सावधानियों को छोड़ देंगे तब फिर एक वो नए वेरिएंट का वाइड स्प्रेड होगा। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो मैंने, जैसा आपने पहले भी बताया कि 2 गज दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, इन पर आपको ध्यान देना है, तो यानी इन सब चीज़ों को एक बार फिर से फॉलो करना होगा। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मास्क दोबारा से अनिवार्य कर दिया गया है। बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी स्थिति कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही है। डीडीएमए की कल बैठक भी होने वाली है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूलों की ही बात कर ले दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बच्चे वहां पर। देखिए, अब कोरोना के साथ लड़ने का यही विकल्प है कि हम इन सावधानियों को इस्तेमाल करें और अपना काम करते रहें। अपना, अगर हम ये सरकार द्वारा इम्पोज नहीं होना चाहिए, ये जनता को खुद में इतनी दिन में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं, हमको इन सावधानियों को अभी कुछ दिन तक
जब तक कि पूरी तरह से इसका सफाया नहीं हो जाता है तब तक हमें ये सावधानियां रखना है। जैसे सड़क पे चलते समय हम लोग कुछ नियम कानून का पालन हमेशा करते हैं, एक सिस्टम से चलते हैं कि भाई अपने लेफ्ट से चलना है, सड़क को कैसे जेब्रा क्रॉसिंग से ये नियम कानून ये बना दिए गए, इसको हमेशा पालन करना है और सावधान रहना है, उसी से हम बच सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट से। लाइकवाइज हम भी जब कोरोना महामारी से बचने का हमारा यही तरीका है और वो बहुत कारगर तरीका है और बहुत सस्ता तरीका है। जी चलिए ठीक है पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर पांडे, उनका यही कहना था कि बूस्टर डोज भी लगवाने के लिए आप तैयार हैं और आप लोग बूस्टर डोज लगवाइए। 18 उम्र से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लापरवाही हमने बरती, जिसका नतीजा अब ये है कि एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं कोरोना के, तो एहतियात भी हमें बरतना अब उसी तरह से ज़रूरी होगा ताकि इस महामारी से हम अगर अभी तक बचे हैं तो बचे रहें, और अगर हम संक्रमित हुए हैं तो हम जान सकते हैं कि कितनी गंभीर ये बीमारी है और इससे बचना कितना मुश्किल हो सकता है। बढ़ते आगे, जहांगीरपुरी में हुए पथराव के मामले पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आप विधायक मुकेश अहलावत से खास बातचीत की। एफएम न्यूज से खास बातचीत करते हुए आप विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के महोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव का मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल वहां पहुंचकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच हम मौजूद हैं दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आप विधायक मुकेश अहलावत जी के पास और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इस मामले को देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं? देखो, कुछ शरारती लोग हैं जो पंगेबाजी करते हैं, तो लेकिन सभी को मेरा यही आग्रह है कि सभी मिलजुल के रहें, सभी भाईचारा के बना के रखें, और हिंदू भी अपने भाई है और मुस्लिम भी अपने भाई हैं। ये नफ़रत और एक धर्म और जाति पे अपना बंटवारा ना करें। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी अपने भाई हैं, मिलजुल के रहें। एक तस्वीर जहां जहांगीरपुरी में पथराव की और वही एक दूसरी तस्वीर मंगोलपुरी में उसी दिन की, जिसमें दिखाएगा कि किस तरीके से जो दोनों समुदाय के लोग हैं, भाईचारे का प्रतीक वहां देखने को मिला। तो दोनों में जो अंतर है, इसको आप कैसे बोले, क्या कहेंगे और किस तरीके से लेंगे? ऐसा है कि मेरी विधानसभा में वाई ब्लॉक में P4 में कई ऐसे एरिया में हनुमान जयंती बनाई गई। लोगों ने बड़ी शांति से उनका स्वागत किया, और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे मोमडन एरिया में जहां पर हनुमान जयंती निकाली, वहां पर लोगों ने फूल बरसा के उनका स्वागत किया, और बीच बीच में रास्ते में जाके वहाँ ने पानी का इंतज़ाम किया, जूस का इंतज़ाम किया। तो ऐसा इंतज़ाम पूरे देश में होना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव के समय में इस टाइप की हरकतें करते हैं। सर, इस बीच भी लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन सीएम केजरीवाल जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने हाथ एक बार फिर से छोड़े कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है। क्या ऐसे समय में ये बात कितना ठीक है, क्या सही था? ये तो सही बात है कि केंद्र सरकार के अंडर में है, और केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस है। यदि पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में होती तो हम सारा सिस्टम बना के रखते। जहाँ जैसे त्यौहार होते हैं तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को बताएं कि जहाँ पर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर पुलिस मुहैया कराए, इंतजाम कराएं, तो ऐसी हरकत नहीं होती। लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां चल रही है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, तमाम एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई है। तो अब आप क्या अपील करेंगे दिल्ली वासियों से? हम तो यही कहेंगे कि जिसने गलत किया उस पर एक्शन होना चाहिए, और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जल्द से जल्द पता चलना चाहिए कि किसने गड़बड़ किया, तो उस लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आप विधायक मुकेश अहलावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा रहा है, ना बिगाड़ा जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली से एफएम न्यूज के लिए अजीत कुमार। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें पर्व को समर्पित लाल किले पर 2 दिवसीय समागम किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्र सरकार करेगी।
जबकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इस प्रोग्राम के लिए पूरा सहयोग देगी और इसे लेकर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले में भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसके समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। 21 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री समागम के समापन समारोह में भाग लेंगे और इस समागम में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। उनका यह संबोधन पूरे देश के लिए होगा। बताते चले कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया है। अगले साल 1 अप्रैल को आने वाले इस पर्व को यादगार बनाने के लिए शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है और ये समिति आयोजन से जुड़े सभी तरह के फैसले लेगी। खबरों में बढ़ते आगे, महाराष्ट्र से शुरू हुए अजान को लेकर लाउड स्पीकर विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और इसे लेकर नासिक पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। इस बाबत नासिक पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार वहाँ समाप्त होते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं। और भारत के संविधान के अंतर्गत और जो समाज के प्रति जो जवाबदारी है, इसकी हम शपथ लेते हैं और इसके तहत सामाजिक सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के अधिनियम जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी C ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया, परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे, ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया है। रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को अब 2 दिन और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रविवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि इन दोनों ने ही दिल्ली में हिंसा की साजिश को रचा था, जिसके बाद कोर्ट ने अदालत में पेश किए गए 14 आरोपियों में से 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि इन दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 लड़कों की तरफ से पेश हुए वकील राकेश कौशिक और राजेश कौशिक के मुताबिक
अंसार और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ा दी गई है। वकील के मुताबिक शोभा यात्रा निकालने वाले जो लड़के थे वो निर्दोष हैं और उन्हें कॉमन एफआईआर में नाम दिया गया। और अप्रैल महीने में आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। मार्च महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 14.55% रही है, जबकि फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रही थी। 4 महीने में थोक महंगाई दर का ये उच्चतम स्तर है। इससे पहले जनवरी 2022 में महंगाई दर 12.96% रही थी। और चिंता की बात यह है कि महंगाई दर बीते 1 साल में लगातार 2.5 के आंकड़ों में है। मार्च 2021 में थोक आधारित महंगाई दर 7.89% पर थी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2022 महीने में महंगाई दर की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़े व्यवधान से पैदा हुआ। इस दौरान खाद्य महंगाई दर 8.47% से बढ़कर 8.71% पर जा पहुंचा। आलू के थोक आधारित महंगाई दर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आलू की महंगाई दर 14.78% से बढ़कर 24.62% पर जा पहुंची। फ्यूल और पावर की महंगाई दर पर नजर डालें तो फरवरी 2022 से जहां से 31.50% ये था, बढ़कर 34.52% पर जा पहुंचा। मार्च महीने में प्राइमरी आर्टिकल से जुड़े बास्केट का महंगाई 13.32% से बढ़कर 15.54% पर जा पहुंचा। और रूस यूक्रेन तनाव के चलते क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बास्केट में 21.18%, मिनरल्स के महंगाई दर में 9.72%, नॉन फूड आर्टिकल्स की कीमतें 2.94% की दर से बढ़ी हैं। और इससे पहले मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 6.95% रहा था। खुदरा महंगाई दर का ये आंकड़ा 18 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। खुदरा महंगाई दर 6.95% पर जा पहुंचा है, जो आरबीआई के महंगाई दर के तय किए गए अपर लिमिट 6% से ज्यादा है। एनएसओ के डेटा के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।